मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, तो कहते हैं फेथोलॉजी। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, पैथोलॉजी, बायोलॉजी। बायोलॉजी में और क्या आप लोगों को क्या क्या होता है सब्जेक्ट? है सब में लॉजी कुछ ना कुछ लॉजी होता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेथोलॉजी। ठीक है, ये साइंस एक्चुअली कल मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। कल मैं नाइजर और आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए क्लास दे रहा था हमारे आईआईटी सेंटर में। तो अब क्या हुआ कि मैं लगभग 1 महीने से बाहर था, यूके और यूएस टूर पे था, और कुछ बच्चे पहले से आ रहे थे रेगुलरली, देवर कमिंग। जैसे आप में से आर्यन 3-4 सेशन आए हैं, आदित्य 3-4 सेशन आए हैं, है ना, और विश्वजीत फर्स्ट सेशन आए हैं। इस तरीके से अलग अलग बैच था, मतलब तो कुछ लोग काफ़ी समय से आ रहे थे और कुछ लोग लेटली ज्वाइन किए, और एक बच्चा कल बिल्कुल अचानक से टपक गया। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास एक ही दिन होता है, समय जनरली बिजी रहते हैं, और अलग अलग बैचेस चलाना मुश्किल होता है कभी कभी। और जैसे कोई भी साइंस होता है, वो आप सिस्टमेटिकली बेसिक से शुरू करते हैं और उसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं। अब कोई मान लीजिए नर्सरी का स्टूडेंट है, वो 4th क्लास में आ जाए। 4th क्लास में पढ़ाया जाता है इंटीजर। इंटीजर में भाई बचपन में सिखाते हैं 1 2 3 4 होता है। फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाते हैं कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। लेकिन 4th क्लास में पहली बार क्वेश्चन आता है 2 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, है ना। अब जो बच्चा मान लीजिए सीधे 4th क्लास में लैंड किया है और उसने इंटीजर का बैकग्राउंड नहीं जानता है, नेगेटिव नंबर्स का बैकग्राउंड नहीं जानता है, वो क्या जज करेगा? क्या जज करेगा? ये क्वेश्चन ही गलत है। रूपा जी के गुरु महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार की बात है कि एक दादी थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पोते का मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहा है, तो उन्होंने टीचर हायर किया। तो एक दिन दादी क्या कहते हैं, देख रही थी कि होम ट्यूटर था, तो बच्चे को पढ़ा रहा था, तो दादी ने थोड़ा सोचा कि मैं जाके देखूं क्या पढ़ा रहा है। तो दादी ने देखा
कि मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा था, वो कुछ ड्राइंग बना रहा था, कुछ ट्राइंगल बना रहा था, कुछ स्क्वायर बना रहा था। तो दादी ने खूब डांट लगाई उसको। मैंने बोला कि मैं तुमको क्या इसके लिए पैसा देती हूँ, ड्राइंग सिखाने के लिए? तुम्हें क्यों मैंने हायर किया है? मैथ सिखाने के लिए। लेकिन ये क्या, तुम ड्राइंग सिखा रहे हो, उसमें एबीसीडी लिख रहे हो, ये क्या है? तो बेसिकली वो क्या पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा होगा या ज्योमेट्री पढ़ा रहा होगा, जिसके अंदर फिगर्स होते हैं, इसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। वो दिखने में मैथ जैसा नहीं दिखता, उसमें 1 2 3 4 बहुत कम लिखा होता है। अगर कोई व्यक्ति अबोध है, मतलब उसका कोई प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो क्या जज करेगा कि कॉन्सेप्ट की गलत ही चल रहा है। तो वो बच्चा कल, मैं एक लेवल की क्लास ले रहा था, एक लेवल के स्टूडेंट्स को केटर कर रहा था, जो कि उसकी गलती नहीं है, वो somehow उसके फ्रेंड्स उसको पकड़ के ले आए थे, और वो मेरे से कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा था, जो कि मैं एड्रेस करना चाहता था। लेकिन 3 चीजें थी समस्या। पहली समस्या थी कि वो चैलेंजिंग मोड में मुझसे पूछ रहा था। हम कैसे मान लें? क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। कभी भी ध्यान रखिए, ज्ञान ऊपर से, जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, करंट के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट फ्लो करता है, ज्ञान भी ऐसे फ्लो करता है। जब हम इंटेलिजेंट व्यक्ति, चैलेंजिंग होता है, लेकिन उस चैलेंज को अलग तरीके से एड्रेस करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण से अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवत गीता में आप देखेंगे तो बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कृष्ण को अर्जुन एड्रेस कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि आप ये बात जो बोल रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, मुझे समझाइए। अर्जुन ऐसे नहीं बोल रहे मैं नहीं मानता। भाई दिस इज नॉट द वे। इससे आप क्या करते हैं, अपने ज्ञान के पर्दे बंद कर लेते हैं अपने। नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक पहला सिस्टम क्या होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पहला प्रोटोकॉल क्या है कि थोड़ा सबमिसिव होना चाहिए, मतलब तैयार होना चाहिए। दूसरा, वो बच्चा, मतलब मैं उस बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक केस स्टडी बता रहा हूं। दूसरा, एक तो सबमिसिव एटीट्यूड की कमी, चैलेंजिंग एटीट्यूड। चैलेंज बुरा नहीं है, पर चैलेंज अगर सीखने के उद्देश्य से है तो अच्छा है, लेकिन चैलेंज सामने वाले को नीचे दिखाने के उद्देश्य से है, तो वो चैलेंज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने उसको लास्ट में बोल दिया मैं हार मानता हूं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता कुछ। मेरे हार मानने से अगर तुम खुश हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। लेकिन जैसे स्टूडेंट और टीचर है, स्टूडेंट टीचर को चैलेंज करता है क्लास में, करता है, करना भी चाहिए। और टीचर अगर स्टूडेंट को एक रेलेवेंट आंसर देकर के हरा दे, तो एक्चुअली जीत किसकी हुई है? स्टूडेंट की जीत हुई। क्यों? उसे ज्ञान में वर्धन हुआ है। समझ रहे हैं? उनके ज्ञान में क्या हुआ है? वर्धन हुआ, बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए स्टूडेंट हारा नहीं है, स्टूडेंट जीता है। दूसरा, जैसे हर चीज को आप एबीसीडी से पढ़ना शुरू करते हैं, आप पीएचडी लेवल तक जाते हैं और भी डीप में जाते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, और जो आपके मेडिकल साइंस, कोई भी साइंस हो, वो बेसिक से शुरू होता है और एडवांस लेवल तक जाता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में छोटे बच्चे को बिठा दोगे तो वो सोचेगा तो ड्राइंग की क्लास चल रही है। इंटीजर की क्लास में हम नर्सरी के बच्चे बिठा दोगे तो क्वेश्चन ही गलत है। ज्ञान को प्राप्त करने में 20 साल, आज तुम्हारी एज कितनी है, 20 साल तुमने मेटेरियल साइंस को समझने के लिए दिया, तब जाके कुछ समझ पा रहे हो। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे ना, चींटी का सिस्टम, मेंढक का सिस्टम,
मतलब वैज्ञानिक लोग चींटी की टांग के ऊपर रिसर्च करने 20-20, 30-30, 40-40 साल निकाल देते हैं, और वो किस चीज पर रिसर्च करने के लिए? चींटी की टांग पे। और स्पिरिचुअल साइंस हम समझते हैं कि 2 मिनट हम आए हैं और हमको समझ आ जाएगा। ये होता है ऐसा? नहीं, क्योंकि ये साइंस है, ये साइंस है। साइंस को समझने में समय देना पड़ता है। सबसे बड़ा मजाक तब बनता है जब व्यक्ति चैलेंज करता है लेकिन सीखने की इच्छा नहीं रखता है और समय नहीं देना चाहता है, तब उसके चैलेंज की वैल्यू नहीं। तब उस तरह के व्यक्ति को आप सीरियसली कभी नहीं लोगे। हाँ, कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके डेप्थ में उसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है, इफ ही सीकिंग फॉर आंसर्स, तब वो अगर चैलेंज करता है। कई बार ऐसा हुआ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में भी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होते थे। क्यों नहीं डाइजेस्ट होते थे? कभी कभी हर समय के साथ कुछ चीजें, जैसे छोटे बच्चे मान लीजिए 7-8 साल के बच्चे को आप बताओगे कि भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कैसा होता है, वो क्या कितना समझेगा? लेकिन वही 12-13 साल 14 साल का हो जाएगा तो उसको वही चीज समझ आने लग जाएगी। क्यों? अब उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप, उसकी बॉडी डेवलप हुई है, तो वो चीजें जो उसके लिए पहले इररेलेवेंट थी, उसको नहीं पता था, बाद में चीजें पता चलने लगती। उसी प्रकार से आपने भी अनुभव किया होगा, जो चीज आपको फर्स्ट ईयर में या से 8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में कठिन लगती होगी, 11वीं 12वीं क्लास में वो आपको चुटकी लगता है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपके ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो भी हमें इमीडिएटली सब चीजें समझ नहीं आती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझ नहीं आता है, कुछ कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट होती है, समझ आ जाती है, रियलाइज करने में समय लगता है। रियलाइजेशन कम्स विद टाइम। तो पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नॉलेज के लिए काम करता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्री रिक्विजिट फर्स्ट स्टेप क्या है? चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, पहली चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यूरियोसिटी। ठीक है, सरेंडर। ठीक है, इंक्वायरी। क्यूरियोसिटी है लेकिन प्रस्तुत भी तो करें। हाँ, ईगोलेस। सही बात है भाई, ज्यादा ईगो रहेगा तो दरवाजे बंद रहेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। यस। और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सही बात है, इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे घुसेगा? भगवत गीता में एक श्लोक है, श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेसिक 3 फॉर्मूले से भगवान शुरू कर रहे हैं। भाई सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, थोड़ा फेथ होना चाहिए। भाई आपको कैसे भरोसा है कि एम्स में अच्छी पढ़ाई होती है? श्रद्धा है ना, फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं आपको भरोसा है, कुछ मात्रा का तो भरोसा है, फेथ है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने गए थे उसके रिजल्ट्स देख करके आपको कुछ ना कुछ तो मन में आया होगा कि इतने लोग निकल रहे हैं, इससे मेरा भी हो जाएगा। ये कोई पर्टिकुलर किसी ने सजेस्ट किया कि ये किताब पढ़ो, तो एक बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। कुछ लोग होते हैं वो इतने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चंचल होते हैं, वो हर चीज में, आप टीचर ने बोलना खत्म किया नहीं उससे पहले मैडम ने बताया बेटा एटम ऐसा होता है, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा होता है। मैडम आपने देखा है क्या? मैं कैसे मान लूं?
भाई अच्छा क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन गलत है क्या? लेकिन वो मैडम बेचारी कैसे उस बच्चे को कन्विंस करे कि एटम ऐसा होता है? क्या करे मैडम? क्योंकि एटम एक ऐसी एंटिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी एटम नहीं देख सकते। एटम देख भी लेंगे तो आपको उसके अंदर, भाई आप बताओ हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा होता है? सब बेंड स्ट्रक्चर होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन ये डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट का, आपको पता है ना? कैसे पता? कौन देख रहा है? लाइट की स्पीड होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे पता? अब आप बोलो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने किया तो आपने तो नहीं किया ना। आपने तो अपने टीचर को, अगर बच्चा चैलेंज कर रहा है मैडम मैं कैसे मानूं, मुझे दिखाओ, तो मैडम क्या बोलेगी? बेटा दरवाजा बाहर है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द राइट। मैडम बोलेगी बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तुम देखोगे करंट कैसे फ्लो करता है, तो तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म क्या है। अभी केवल एक्सेप्टेंस थोड़ा रखो, भरोसा रखो मुझ पे। हर चीज में तुमको, आपने देखा ये जो चैलेंजिंग मोड है, कल बच्चा में से बोल रहा आपने कृष्ण को देखा है क्या? आपने भगवान देखा है क्या? आपने आत्मा देखी है क्या? क्लास के बीच बीच में डांटा मैं उसको इसलिए कि क्लास में दे रहा हूं और बीच बीच में आपने कृष्ण देखा है क्या? तूने तो अपने परदादा को भी नहीं देखा क्या? नहीं है। पॉइंट समझिए, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सीखने की स्पिरिट में नहीं है। भाई मैम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, हम कैसे माने? तो मैम बताएंगे बेटा देखो ऐसा है कि जो स्ट्रक्चर है ये कैसे कैसे पता लगाया जाता है। जैसे मेरा बायोटेक सब्जेक्ट था, मैं हम लोग, आप लोग ने पढ़ा होगा कि वॉस्टन क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसी के बाप ने देखा है? एक अजम्पशन, एक प्योर अजम्पशन है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। किसी ने देखा नहीं है। लेकिन किस प्रकार से उस, अब मैं तो भूल गया, इतने साल पहले पढ़ा था, किस प्रकार से उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है, दुनिया जहां की चीजें, ये सब क्या है? एक हाइपोथेसिस है। इस तरीके से होता होगा क्यों? क्योंकि इससे आप, उस हाइपोथेसिस से आप यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन दी फिजिकल फिनोमेना। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली बेस्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं बहुत सारे फिनोमेना को, तो हम हाइपोथेसिस लेते कि ये ऐसा होगा। अब 20 साल 30 साल हाइपोथेसिस लेते हैं, 40 साल में कोई एक नया वैज्ञानिक आता है, वो बिल्कुल नई थ्योरी निकाल देता है जो उसके एक्सेप्शनल केसेस को भी आंसर कर देती है। तो 40 साल से बेचारा जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा होगा, अचानक से एक नया विज्ञान आ जाएगा। फिर भी हम उस विज्ञान में फेथ रखते हैं कि नहीं रखते? जिस विज्ञान में नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है उस विज्ञान में हमें फेथ है कि नहीं है? तो फिर जो विज्ञान अपरिवर्तनशील है, हजारों हजारों सालों से भी वही बना हुआ है, तो उसमें समस्या क्या है फेथ रखने में? हाइपोथेसिस आपके फिजिकल फिनोमेना को बेस्ट एक्सप्लेन करती है, उस हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी तो थीसिस लिखी जाती है ना, पीएचडी कैसे होती है? ये 4-5 हाइपोथेसिस होती है फिजिकल फिनोमेना को, जोन से हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन करती है उस हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप एक रेलेवेंस से पहुंचते हैं कि भाई ये ऐसे होता होगा। इसके ऊपर तो लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाता है, किसी ने नहीं देखा, ना देने वाले ने देखा ना लेने वाले ने देखा, फिर भी हो जाता है। तो उसी तरीके से लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मेटेरियल साइंस के पास नहीं होते हैं। तब फिर व्यक्ति थोड़ा सा झुकाव अपना मुड़ाता है कि चलो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइंस पे भी ट्राई करके देखूं, शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे वहां पे मिल जाए। और बहुत लोगों को मिल भी जाते हैं। अब भाई मान लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्यों कोई व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लिया, कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिया? बाई चांस हो गया। पूरे संसार में सब कुछ बाई चांस होता है।
मतलब सूरज बाई चांस आ गया, चंद्रमा बाई चांस आ गया, यही पढ़ाते हैं वैसे तो। पढ़ाने वाला बताइए, चांस थ्योरी देने वाले को नोबेल पुरस्कार भी बाई चांस मिल गया, देखो सब तो बाई चांस हो रहा है। आप समझिए, छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्या ऐसा कभी होता है आपके, आपका अनुभव कभी हो कि आपके कपड़े अपने आप उतर करके वॉशिंग मशीन में धुल करके और आयरन हो करके और अलमारी में फोल्ड होकर के पहुंच गया बाई चांस अपने आप, कि पीछे कोई है करने वाला? तो एक थ्योरी बता रही है कि जो सूरज निकलता है, पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनता है, बारिश होती है, नदियां है, पहाड़ है, ऑक्सीजन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलता है, हमारी बॉडी चलती है, इतने अब तो पढ़ रहे हैं ना। मैं नहीं समझता डॉक्टर लोग नास्तिक होते हैं, सभी समझ जाते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। डॉक्टर बोलते हैं, अगर डॉक्टर लोग को भगवान को भरोसा करना ही पड़ता है, क्यों करना पड़ता है जानते हैं? क्योंकि डॉक्टर लोग जानते हैं कि अगर बोलेंगे कोई बच गया, तो अगर डॉक्टर फुल क्रेडिट लेगा मैंने बचाया है, जो निपट गए उनका भी तो फिर फुल क्रेडिट लेना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर लोग बहुत सेफ खेलते हैं, अरे भगवान हम तो दवाई देते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा, बचाना उसके हाथ में कि जो बच गया, और जो निपट के निपटाना उसके हाथ में। सेफ खेलना पड़ता है ना, क्योंकि अगर आप एक चीज का क्रेडिट ले रहे हो तो दूसरी चीज का डिसक्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। तो पॉइंट है भाई, जन्म मृत्यु ये बायोलॉजी नहीं समझा पा रही है। अब देखो, हम लोग एक बार अभी आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट में बहुत चल रहा है ये, बहुत सारे लोगों के शरीरों को स्टोर करके रखा जाता है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन में, कि एक दिन टेक्नोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि मरे हुए को भी जला दिया जाएगा। मान लीजिए आपके शरीर को रख दिया जाएगा, अगले 100 साल के बाद अगर ये टेक्नोलॉजी आएगी कि मरे हुए को जीवित कर देंगे, इसके ऊपर चर्चा चलती है, वैज्ञानिकों के समाज में चर्चा चलती है। अब ये पॉइंट उठा तो लोग आपको कैसे पता नहीं हो सकता? अब यार लेट अस बी प्रैक्टिकल। अब इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि चलो ठीक है, लेकिन इसमें भी अब सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि भाई साहब मान लीजिए धनी आदमी है, इन्होंने बहुत करोड़ों अरबों रुपए दे दिया वैज्ञानिकों को इनका शरीर सिक्योर करके रखने के लिए, कि जब वो टेक्नोलॉजी आएगी जीवित करने की, तब इनको जीवित कर दिया जाएगा। बोले ये गलत है। क्यों गलत है? क्या ये प्रिविलेज केवल अमीरों के लिए? क्या गरीबों को ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा? क्वेश्चन रेलेवेंट है। फिर एक सेकंड सेट ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि मान लीजिए ये व्यक्ति को 100 साल के बाद जिला देंगे, तो 100 साल के बाद तो सब कुछ बदल चुका होगा। अब ये 100 साल के बाद में जब ये आएंगे, तो क्या 100 साल के बाद के लोग इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? वैज्ञानिक कह रहे हैं हम मरे हुए को जिला देंगे, पॉइंट नंबर 1। सोशल एक्टिविस्ट पार्ट 1 कह रहे हैं क्या केवल अमीर जिएंगे, गरीब नहीं जिएंगे? और सोशल एक्टिविस्ट पार्ट 2 कह रहे हैं कि 100 साल के बाद जो जी करके आएगा, क्या समाज उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? तो ये 3 पागल पार्टी है। तो हमारे दादाजी एक स्टोरी सुनाते थे, बोले 3 पागल थे। एक पागल कहता है कि अगर पानी में आग लग जाएगी तो मछलियां कहां जाएगी? तो दूसरा पागल कहता है मछलियां पेड़ों पे चढ़ जाएगी। तो तीसरा पागल कहता है मछलियां क्या गाय भेड़ है जो पेड़ पे चढ़ जाएगी? समझे? तीनों पागल पार्टी है ना।
एक पागल पार्टी कह रही है कि हम मरे हुए को जिला देंगे, दूसरी पागल पार्टी कह रही है कि केवल अमीरों को प्रिविलेज क्यों मिलेगा, तीसरी पागल पार्टी कह रही है कि समाज के एक्सेप्ट कर पाएगा। तो पागलों की सभा में पागलों की चर्चा हो रही है। अगर आपको ये प्रश्न ही है कि मृत्यु क्यों है, और अगर आपका विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो थोड़ा सा मुड़ करके देखिए, दूसरा विज्ञान है जो इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे देगा। समस्या क्या है, थोड़ा झांक के देखने, समस्या क्या है, इतना कॉन्फिडेंट क्यों है हम अपने विज्ञान पे कि हम थोड़ा झांक करके भी नहीं देखना चाहते। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? हम तो एक ऑफर कर रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। हम कह रहे हैं कि लेकिन आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे विज्ञान के पास है, ट्राई कर लीजिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, पहले बिना ट्राई किए आप चैलेंज करोगे, मैं नहीं मानता, तुमने ट्राई तो किया ही नहीं। बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सुने आप मान कैसे लिए? हो ही नहीं सकता, भगवान नहीं होते। अरे भाई तुम आओ बैठो, अपन बात तो करें पहले, फिर तो माने, फिर तो आगे चर्चा बढ़े। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कुछ मात्रा में श्रद्धा जरूरी है। भाई साहब यहां बैठने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। विश्वजीत तो पंखा गिर सकता है कभी तुम्हारे ऊपर, गिरेगा, गिर भी सकता है, और तुम्हें भरोसा है ना नहीं गिरेगा, तभी तो वहां बैठे हो, भरोसा है ना। और गिर भी सकता है, गिरा भी है लोगों पर गिर। अरे उस दिन तो जज के ऊपर एक पंखा, मैं न्यूज में पढ़ा, एक कोर्ट में जज के ऊपर पंखा गिर गया। तो पंखे गिरते हैं, पर आपको भरोसा है ना नहीं गिर रहा, कुछ मात्रा में भरोसा है। भोपाल में हुई थी गैस ट्रेजेडी, लोगों ने सांसें ली, मर गए, मिथाइल आइसोसाइनेट घुस गया उनके नाक के अंदर। आपके नाक के अंदर घुस रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, घुस भी सकता है, हो सकता है घुस जाए अभी, पर आपको भरोसा है ना, तभी तो सांस ले रहे हैं। बालेश्वर वाला कौन है? बालेश्वर वाला घटना हुई थी ना पिछले साल, 2 साल पहले, ट्रेन की, कितने लोग प्रीमियम तत्काल करा के चढ़े थे ट्रेन में, सोचिए। और कितने लोग होंगे जिनकी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई होगी। कौन सा प्रिंसिपल डायरेक्ट कर रहा है? मेरे साथ परसों हो गया, मुझे आना था, मैंने ट्रेन की टिकट करी, कंफर्म टिकट ऐप वाले को 1500 रुपए एक्स्ट्रा दिया, 1200 रुपए एक्स्ट्रा दिया, मेरी टिकट कंफर्म करके देगा, एक वेटिंग पे रह गई। अच्छा मैंने ट्रेन की टिकट क्यों करी थी? क्योंकि फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी थी, 9,500 की फ्लाइट की टिकट थी। तो भैया मैंने कहा 9,500 तो अपनी औकात नहीं है, तो भैया 9,500 की तो टिकट में आ नहीं सकते, तो अपन सेकंड एसी की टिकट करे, कितने 15 है 2,200 रुपए की टिकट करी, और ऊपर से 1100 1200 रुपए दिया कंफर्म टिकट ऐप को। भाई साहब ने एक वेटिंग पे छोड़ दिया, टिकट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उनके नियम के अनुसार आपको मिलेगा 2x रिटर्न ट्रेन में, तो 2,200 का 2,200 हो गया 4,400, और ट्रेन का जो रिटर्न आएगा 2,200 वो अलग, तो कितना हो गया 6,600। ये टिकट कितने की थी? 9,500 से माइनस कर लो 6,600। अब ये अफोर्डेबल था, फ्लाइट की टिकट करके पहुंच गया मैं, हो गया भगवान की कृपा। 24 घंटे की यात्रा 2 घंटे में पूरी हो गई। तो पॉइंट है, लेकिन देखो बालेश्वर, अच्छा लास्ट ईयर मैं जब अमेरिका में था तब ये घटना हुई थी, एयर इंडिया अहमदाबाद की, और मेरी रिटर्न थी एयर इंडिया से। लेकिन देखिए भैया फुल सब, ऐसा तो नहीं था कि फ्लाइट खाली आई, सभी भरी हुई थी, लोगों को भरोसा, अब लोगों को भरोसा है ना फ्लाइट पे, जबकि देखो हफ्ता भर पहले एयर इंडिया से 200-250 लोग जल के राख हुए, मर गए। एक हफ्ते बाद एयर इंडिया खाली होनी चाहिए ना इस तरह, लेकिन क्या है, लोगों को भरोसा है कि नहीं है? फिर वे बिना भरोसे के तो हम सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते। आप चलते भी है ना रोड पे तो आपको, नहीं तो वो तो पोर्शे वाला फोड़ जाएगा, अभी हुआ था खबर कहां पे है, पुणे में, फिर भी आप रोड पे चलते हैं ना, जबकि ठोकने वाले ठोक के जा रहे हैं।
फिर भी भरोसा है रोड पे। तो भाई जब हमको सामान्य जीवन पे भरोसा, हम देख रहे हैं कि भाई सांस लेने वाला भी मरता है तो भी हम सांस लेते हैं, चलने वाले को कुछ ठोक के जाता है हम चलते हैं, पंखे के नीचे बैठे वाले पंखे गिरे हैं, आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, जबकि देख रहे हैं हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है, क्या करना करना बंद कर दिए? बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ है। उल्टा जिसका बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ नहीं होता वो मिजरेबल जिंदगी जीता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डाउट में रहते हैं, रिलेशनशिप में हमेशा डाउट में रहते हैं, लव मी नॉट, लव मी नॉट, कंफ्यूजन में उनकी जिंदगी निकल जाती है, कितना परेशान रहते हैं। जिनकी शादी हो जाती है हमेशा डाउट में रहते हैं, शायद मेरी बीवी किसी और के साथ चलाती भी, चला सकती भी है। अभी मैं किसी से मिलने गया था, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने पूछा आपके परिवार में कौन कौन है, फलाना फलाना, तो उन्होंने बताया कि, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई हैं और ऐसा। तो मैंने कहा आपके भाई का विवाह हो गया क्या? बोले प्रभु जी आपको क्या बताएं, वो लुटेरी बहू के शिकार हो गए। कि मतलब जो ये चलता है ना, कैंडल चलता है, हैं? हाँ, शादी करेंगे, उसके बाद में 6 महीने के बाद प्रताड़ना का आरोप लगा करके डाइवोर्स फाइल करेंगे, ये बकायदा रैकेट चल रहा है। फिर भी लोग शादी करना बंद कर दिए क्या? तो आप समझिए, मतलब फेथ है कि नहीं है? हर व्यक्ति फिर क्या बोलता है व्यक्ति, हाँ भाई जो होना होगा, जो माथे पे लिखा आ गया ना माथे पे, तो कहीं ना कहीं पहुंच। तो पॉइंट इज फेथ, हम फेथ के बिना सामान्य जीवन में नहीं जी सकते। अगर वो सामान्य फेथ नहीं होना, कुछ लोग हमेशा डर, उसको आप क्या बोलते हैं, ओसीडी जिसको कहते हैं ना, तो वो लोग अलग तरह का जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो बेसिक फेथ भी उनके पास नहीं है। तो बेसिक फेथ होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, ये सब ब्लाइंड फेथ है कि रीजनेबल फेथ है? अब आप बोले नहीं, रीजनेबल फेथ तो प्रूव्ड होना चाहिए, और ब्लाइंड फेथ प्रूव नहीं होता है, वो तो ब्लाइंड होता है। आप बताइए पंखा गिरेगा नहीं गिरेगा, ये रीजनेबल फेथ है कि ब्लाइंड फेथ है? सोचिए जरा, प्रॉब्लम यही है ना कि हम कैसे मान लें। क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ, हम कैसे आपके विज्ञान को मान लें? हम कैसे मान लें गीता में जो लिखा सही है? कल बच्चा मेरे से पूछ रहा है, हम कैसे मान लें शास्त्र सही है? हम कैसे अंधा विश्वास कर ले? भाई आप अंधा विश्वास तो सांस लेने में भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अंधा विश्वास तो हर जगह है, विश्वास का मतलब ही अंधा होता है। फिर भी हम बहुत सारे लॉजिक और रीजनिंग से चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि बिना फेथ के सामान्य जीवन भी संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा अमाउंट तो फेथ तो क्यों आदित्य चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा तो चाहिए। ये रीजनेबल है कि ब्लाइंड है? रीजनेबल फेथ है। तो भगवान बता रहे हैं भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले थोड़ी मात्रा में श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर उसके बाद श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः, कुछ थोड़ी तत्परता भी होनी चाहिए। भाई मुझे बहुत श्रद्धा है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मेरा बेड़ा पार कर देगी, लेकिन मेरे क्लास में पहुंचने की तत्परता नहीं है मेरे अंदर, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कल एक लड़का को मैं आज हड़काया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा क्यों नहीं पहुंचे? बोले प्रभु जी पड़ोस वाले रूम में झगड़ा हो गया था। मैंने कहा तू अगर झगड़ा सुलझाने में इतना ही एक्सपर्ट है तो तू अमेरिका जाके ट्रंप को समझा, तो दुनिया का कुछ भला होगा, कुछ तेल के प्राइस घटेंगे, लोगों का प्रेशर घटेगा। अगर इतना ही आप झगड़ा सुलझाने में एक्सपर्ट हैं तो फिर यहां क्यों सुलझा रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करिए। मतलब व्यक्ति समझ रहा है, मतलब मैंने कहा तुमको सप्ताह में एक दिन क्लास का अवसर मिलता है, उस दिन थोड़ी हरी कथा होती है, थोड़ी चर्चा होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। तुम तो पूरा 7 के 7 दिन मेटेरियल नॉलेज ही लेते हैं ना। सप्ताह में 1 घंटे के लिए आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए बुलाते हैं, उस दिन भी तुम नहीं आते, क्यों है? पड़ोस के रूम में झगड़ा हो गया, तो इतना तुम झगड़ा सुलझाने में एक्सपर्ट हो। एक लड़की से पूछा तुम्हारी सहेली क्यों नहीं आई? बोले कपड़े धो रही थी। कपड़ा धोना बुरी बात नहीं भाई, लेकिन सप्ताह में एक दिन आपको बुला रहे हैं, और बुला भी क्या रहे हैं,
बकायदा आज जैसे आप लोग के लिए गाड़ी वाड़ी भेज करके बकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट से हमने आपको बुलाया है, उनके लिए भी, क्योंकि रात के समय बेचारे आते हैं दूर से, तो ऑटो वाले फिर मनमाना पैसा मांगते, तो हमने कहा कि ठीक है, आपको लाने ले जाने की सुविधा भी हम कर देंगे। फिर भी व्यक्ति नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसको क्या करना जरूरी है, कपड़े धुले। तो पॉइंट इज तत्परता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और लास्ट भगवान कह रहे हैं अब आप पहुंच गए किसी तरीके से, लेकिन पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा है, क्या कब खत्म करेंगे, प्रसाद कब मिलेगा। तो अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो भी फिर ज्ञान दिमाग में नहीं घुसेगा, फ्रक्टिफाई नहीं करेगा। एक क्लासरूम में कुछ देखिए, कई बार बच्चे कितना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों कारण है, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, एकेडमिक नॉलेज हो, मेटेरियल नॉलेज हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, क्या क्या 3 चीजें चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ श्रद्धा चाहिए, दूसरा कुछ तत्परता चाहिए, कुछ उत्साह चाहिए, और तीसरा इंद्रियों में संयम चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान से लाभान्वित हो सकता है। अगर ये बेसिक ये चीज नहीं है तो ना तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित होगा और ना ही भौतिक ज्ञान से लाभान्वित होगा। अब मैं 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा। प्रसाद का क्या स्टेटस है, कोई पूछ रहा है? 7 o'clock रेडी हो जाएगा? 7, ठीक है। प्लेट्स वगैरह सब रेडी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी आप जाते हैं नाई की दुकान पे, तो नाई क्या करता है, पूरा पूरा उस तरह आपके यहाँ पे लगाता है ब्लेड, आपको भरोसा होता है काटेगा नहीं, पर काटता भी है। बहुत लोग कटे भी हैं, बहुत सारी फाइल्स निकल के आ रही है, नहीं, कश्मीर फाइल्स, अजमेर फाइल्स हैं, और कौन कौन सी फाइल्स निकल के आ रही है ना, केरला फाइल्स, वेस्ट बंगाल फाइल्स, रखते भी है लोग। लेकिन फिर भी आपको तो भरोसे की बात है। अब उस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, अभी आप लोग आए, आपने क्या लाइसेंस चेक किया लोहित का? चेक किया क्या? नहीं किया ना, भरोसा है ना पहुंचा देगा। देखिए उसके पिताजी आरटीओ में है, एक लाइसेंस बना हुआ है, वो छोड़ने वही जाएगा। देखिए आप, एक नाई का ऊपर भी हम फेथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और यहां पे हम बात करें, गीता कृष्ण ने सुनाई तो कृष्ण पे फेथ रखने की। फेथ के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आप सामान्य जीवन में नहीं जी सकते। हम तो नहीं कह रहे आपको, आप जब रास्ता खोजते तो आप किसी से भी पूछ ले, भाई साहब वो रास्ता कहाँ है, वो बोलते यहाँ है, अब चले आते हैं। हम तो नहीं कह रहे आपको किसी से भी पूछ लेने के लिए, जिसके जो ज्ञान दे रहे हैं, जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया है। भगवद गीता में एक श्लोक है कि अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, देवल, व्यास, असित, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आपकी बात को स्वीकार किया है। तो मैं कोई इधर उधर के व्यक्ति की बात पे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं आज तक भी, इतने सालों के बाद, गीता 5000 साल पहले भगवान ने बोली थी, आज तक भी पूरे विश्व में मोस्ट रेवर्ड स्क्रिप्चर के रूप में उसको देखा जाता है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, किताब लिखने वाले लोग गीता से रेफरेंस लेते हैं। तो हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे पे भरोसा करने के लिए। हम तो कह रहे हैं एक अथॉरिटी को जिसको हजारों हजारों सालों से जिसको एक्सेप्टेंस मिला है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम, अभी देखिए हम कैसे मान लें, अब न्यूटन को कैसे मानते हैं? मैं गया था इस बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास में, वो पेड़ है न्यूटन का, एप्पल ट्री। मैंने डाला उसको स्टेटस पे, लोग लिख रहे हैं वहां पे कोकोनट ट्री क्यों नहीं है।
लोगों का रेलेवेंट पॉइंट है ना कि कोकोनट ट्री होती थी तो कैलकुलस इतना कठिन नहीं होता था। तो जैसे हम वैज्ञानिकों पे भरोसा करते हैं, अब जब कोई जो लॉ फील्ड से है वो क्या करते हैं, वो पूर्व के लॉ के जो अधिकारी अथॉरिटीज उन पे भरोसा करते हैं। भाई ये भरोसा करने की जो आदत है ये नई नहीं है। हर चीज हम अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त नहीं करते हैं। इसको कहते हैं अवरोह ज्ञान। एक आरोह, जैसे जानते हैं आरोह अवरोह, जानते हैं क्या होता है? सारे गा मा पा धा नी सा, ये क्या है? आरोहण, ऊपर चढ़ना। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना, आरोहण करना। इंडक्टिव, और एक होता है डिडक्टिव। सा नी धा पा म ग रे, अवरोहण, नीचे उतरना। तो ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आरोहण, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करके पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। और अवरोहण मतलब जो पहले किसी ने उसको ऑलरेडी चर्न करके रेडी कर दिया है, अब वो केवल उसको एक्सेप्ट करना है। लोग कहते हैं मेटेरियल नॉलेज के लिए नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज में जरूर कुछ होता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हर व्यक्ति भगवान के बारे में जानता है, आध्यात्मिक ज्ञान सबके पास है। और लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मुझे क्या गुरु के पास जाने की जरूरत है, अरे भगवान तो यहां बसते हैं। और वो 2 घंटा लेक्चर भी दे देगा। मेरे को समझ नहीं आती है, बचपन में जूते की लेस बांधने के लिए भी माँ की जरूरत पड़ी। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। जूते की लेस बांधना भी उनने सिखाया। इंडिया में तो मुझे पता नहीं, इंडिया में तो माता पिता ही सिखा देते हैं। वेस्ट में जो नर्सरी प्री नर्सरी स्कूल होते हैं उसमें बच्चों को पता है क्या सिखाते हैं? वहां तो पानी का कॉन्सेप्ट नहीं है, टिश्यू पेपर का कॉन्सेप्ट है। वो दो, देखा आपने, वो दो ऐसे बैलून लगाते हैं, फिर बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि उसमें टिश्यू पेपर से ऐसे पोंछते हैं, फिर ऐसे पोंछते हैं, फिर ऐसे पोंछते हैं। दुनिया कितनी भी आगे चली जाए लेकिन वहां पे सब पोंछते टिश्यू पेपर से ही है, पानी से नहीं पोंछते। लेकिन ये काम के लिए भी गुरु की जरूरत है कि नहीं है? तो जब इस काम के लिए भी गुरु की जरूरत है तो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को वैसे ही प्राप्त हो गया। सोचिए जरा, जो इतना महत्वपूर्ण, आप लोग तो बॉडी से डील करते हैं, हर दिन काट पीट करके आते ही होंगे, तो जो मरे हुआ शरीर है वो मरा क्यों है? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान बोलता है, बाकी इसके ऊपर बृहद रिसर्च बाद में चलेगा। तो भैया जो जलाने वाली आत्मा थी वो निकल गई तो शरीर मृत है। तो मृत शरीर और आत्मा में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये आत्मा महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मा ने शरीर को जीवित रखा था। अब वो आत्मा निकल गई तो शरीर हो गया मृत। तो उस मृत शरीर का विज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ज्यादा वैल्यू रखता है, या जो मृत शरीर को जला के रखता था वो आत्मा, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपको उस मृत शरीर के ज्ञान के लिए टीचर होते हैं, किताबें होती हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, तो आत्मा के ज्ञान के लिए टीचर, किताबें और इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है? नहीं, वो तो हम यूट्यूब से देख लेंगे। भाई अधिकतर भारत में समस्या क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब पे मिलता है, सब यूट्यूब से सीखना चाहते हैं और सबको ज्ञान है। आप कुछ भी बता, देखिए हम माला करते कोई पाएंगे, देखिए माला करने से कुछ नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। यार ये दिल साफ होने वाला ज्ञान जो आदमी 3 दिन में एक बार नहीं नहाता, वो उसको दे रहा है जो एक दिन में 3 बार नहाता है। देखिए ये भारत की विशेषता है। मतलब कंपाउंडर डॉक्टर को ज्ञान दे, और कंपाउंडर भी नहीं, वो इसको कोई मान लीजिए कोई मेडिकल प्रोफेशन। भारत में समस्या है कि पान की गुमटी के ऊपर डिस्कशन होगा कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए था, मोदी जी को सत्ता कैसे चलानी चाहिए थी, उनने ये गलत कर दिया, ये सही किया होता तो आज ऐसा नहीं होता।
भाई तुम ही कर लो, फिर पानी की गुमटी में तुम बैठ के तुम पानी क्यों दबा रहे हो? तुम अगर तुम्हारा ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो जाओ समाज से कुछ भला करो। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो तो उस श्रेणी के लोग अध्यात्मवादियों के आप पर आक्षेप कर रहे हैं कि देखिए एक्चुअली ये आप जो कह रहे हैं सही नहीं, वास्तविक ज्ञान तो ये है, ना तुमने किताब पढ़ी, ना तुमने रेलेवेंट अथॉरिटी से कभी सुना, ना कभी तुम्हारा कुछ रियलाइजेशन है, ना कभी तुमने साधुओं की संगति में बैठ करके तुमने कोई सब चर्चा करी है कि जहां पे सही चीज निकल करके सामने आए, कोई चर्निंग नहीं करी, और तुम इतने महान हो गए कि अब तुम कमेंट पे कमेंट दिए जा रहे हो और ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हो। और अब तो पहले तो ज्ञान पान की गुमटी में मिलता था, अब तो सब इंस्टाग्राम पे ज्ञान दिए जा रहे हैं और मिलियन व्यूज। और देखिए भारत की विडंबना, जो वास्तविक ज्ञानी होगा उसकी वीडियो को मुश्किल से 5,000 व्यू भी नहीं मिलेगा, और कोई माता जी को ठुमका लगा दे तो मिलियंस में व्यू जाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण बात समझिए, जब कोई सभा होगी जिसमें ज्ञान देने के लिए बुलाया जाएगा तो बेचारे वो 5,000 व्यू वाले ज्ञानी को नहीं बुलाएंगे, वो 5 मिलियन व्यू वाली ठुमका देने वाली माता जी को आके बोलेंगे आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसका सारा व्यू पॉइंट ठुमके का है। लेकिन हम कितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ज्ञान बांट रहे हैं और लेने वालों की कोई कमी नहीं है। सोचिए जरा। और हम तो नहीं कह रहे कि इस श्रेणी के लोगों से ज्ञान लो, हम तो कह रहे हैं हम ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान लेने के लिए बात कर रहे हैं कि जिसको हजारों हजारों सालों से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा है। तो बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? फिर लोग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े ही मतलब बोले शास्त्र सही है हम कैसे मान लें। मेरा प्रश्न ये है, न्यूज़पेपर सही है आपको कैसे पता? और न्यूज़पेपर देखिए कितनी, उसका नाम है न्यूज, नया नया, नया नया होना चाहिए। उसकी उम्र कितनी होती है? सुबह न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, शाम को उसमें समोसा रख के खा लेते हैं। कल का न्यूज़पेपर आज कोई नहीं पढ़ता, सच है ना? उस न्यूज, उसका नाम है न्यू, पर एक दिन में बासा हो जाता है। और जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं हजारों हजारों सालों में बासी नहीं हुई है। और फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला चैलेंज कर रहा है वो गीता के अध्ययन करने वाले को। मजाक है कि नहीं, विडंबना है कि नहीं? हर दिन अलग तरीके से मर्डर होता है, हर दिन अलग तरीके से रेप होता है, हर दिन अलग तरीके से डकैती डलती है, हर दिन अलग तरीके से करप्शन होता है। लेकिन पढ़ने के बाद बोलते अरे यार वही रोज रोज की खबर। रोज रोज की अलग अलग तरह हो रहा है भाई, वैरायटी है। लेकिन वही ज्ञान जो हजारों हजारों सालों में सेम किताब चली आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जितनी बार व्यक्ति पढ़ता है उसको नए नए रियलाइजेशन होते हैं, नया नया अनुभव होता है, नई नई डेप्थ व्यक्ति हृदय के अंदर उतरता चला जाता है। और फिर हमारा प्रश्न, हम कैसे मान ले शास्त्र सही है? तो मत मानो। फिर हम कह रहे मत मानो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, पहले इस्तेमाल करें, फिर हम नहीं फोर्स कर रहे, हम नहीं कह रहे दिव्य ज्योति तुम नहीं मानोगे तो जहन्नुम की आग में सड़ोगे, हम नहीं बोल रहे। और हम प्रलोभन भी नहीं दे रहे कि मानोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, हम वो भी नहीं कह रहे। हम तो कह रहे भैया खुद प्रयास करके खुद जान के देख लो ना, क्या ये ज्ञान आपके जीवन, आपकी क्वालिटी को एनहेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, खुद करके देख लो। अच्छा दूसरों को देखो ना, जिन्होंने इस ज्ञान को पाया है, क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? देख लीजिए। हम लोग खुद ही अपने आप में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम कहाँ थे, किस प्रकार की चेतना में थे, किस प्रकार की चर्चा करते थे, किस प्रकार का हमारा दिनचर्या होती थी, आज हम कैसे हैं। तो जब ये ज्ञान हमारे ऊपर असर किया है तो भाई हम तो मार्केटिंग एजेंट की तरह मार्केटिंग कर रहे हैं, भाई आर्यन जी आपको अच्छी लग रही है तो ले लो, नहीं तो भाई बहुत प्रोडक्ट है मार्केट में, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारे ऊपर काम किया, वो
एक नहीं आता था वो रात के 11 बजे वो शो शुरू होता था टीवी पे, है नापतोल, है ना। मैं बहुत परेशान था, मोटापे का शिकार था, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया, जब से मैंने प्रोडक्ट लिया है, ऐसा सुना ना आपने। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान था, हमारा जीवन किस दिशा में था, ये ज्ञान हमारे ऊपर असर किया, कुछ काम किया, इसमें हमारा कुछ हमने पाया है, तो हम शेयर कर रहे हैं। हम नहीं फोर्स करेंगे कि लेना ही पड़ेगा आपको, पर हम तो मार्केटिंग करने का, तो हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का अधिकार है ना, हम भी कर रहे हैं। अब लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम तो ना गला पकड़ नहीं, लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई देखिए ये जो ज्ञान है ये जीवन की क्वालिटी को परिवर्तन करता है, हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमारे भौतिक विज्ञान के पास नहीं है, वो आध्यात्मिक विज्ञान में उन प्रश्नों का उत्तर है। प्रयास करके देख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, क्या कठिन है। और हम नहीं कह रहे कि ये आपको ब्लाइंड फेथ रखना है, हम तो कह रहे रीजनेबल क्वेश्चन पूछो, आर्ग्यूमेंट करो ना भाई, करो ना चर्चा, प्रश्न है तो निकालो ना मन में, क्या दिक्कत, हम तो उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे तुम नरक में चले जाओगे। आधे तो इस्कॉन में दूसरे धर्म के लोग इसलिए आते हैं, मैं कितने लोगों से मिला हूं क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड से, इस्लाम के बैकग्राउंड से, कि भाई उनके प्रश्नों के उत्तर उनका धर्म उन्हें नहीं दे पाया। मैं खुद भी आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत पे इसलिए जुड़ा, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, अंदर थी, पर मुझे कभी उसका सटीक उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। मुझे ध्यान है मैं 10th स्टैंडर्ड में एक, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर थी, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने अब सही सीखी है वो मैं इस्कॉन में आने के बाद, जबकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, पूरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं स्टैंडर्ड में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी में इस्कॉन में सीखा। तो इतना मेरा ग्रामर इतना मेरा बर्बाद था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं बचपन में जाता था, एक हमारे एक क्रिश्चियन सर थे, घर के पास में रहते थे, तो उनके पास में ग्रामर सीखने जाता था। पता है ग्रामर सीखने में कितना समय लगता है? आधे घंटे के अंदर आप पूरी अंग्रेजी की ग्रामर सीख सकते हैं, आधे घंटे के अंदर। थोड़ा सा टेंस समझ लीजिए, सही सही उसे प्रयोग समझ लीजिए, वही तो गलती होती है ना। आधा घंटा लगता है एक्चुअली में, अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो, नहीं तो सालों साल। मुझे ध्यान है मैथ्स की क्लास में मैं स्कूल में बैठता था, वो 2 ट्राइंगल बना देंगे, बच्चे चलाएंगे सीपीसीटी। अब मेरे कभी समझ नहीं आया कि सीपीसीटी है क्या, क्या है भाई, हमको समझ ही कभी नहीं आया, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ क्या, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब बना देंगे 2 ट्राइंगल, बच्चे चलाएंगे सीपीसीटी, मेरे को तो कभी समझ ही नहीं आया। क्योंकि टीचर लोग क्या है, कुछ ही स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट को छोड़ देते थे। कभी हमको मतलब फायदा ही नहीं मिला, इतना सिंपल थी। वो तो 11वीं स्टैंडर्ड में अच्छा मैथ्स का टीचर मिल गया तो सब कुछ समझ आने लग गया। तो अच्छा टीचर अगर मिल जाए तो ज्ञान बहुत सरल हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत सरल बन जाता है, मेडिकल साइंस भी बहुत सरल बन जाता है, कंप्यूटर साइंस बहुत सरल बन जाता है। नहीं, टीचर अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं कहाँ से शुरू किया, हाँ, तो मैं ये क्रिश्चियन सर के पास जाता था, ग्रामर सीखने के बाद में मेरा एक ही काम होता था, इनसे घंटों घंटों अध्यात्म की चर्चा होगी। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, वो अभी भी हैं, वो मुस्लिम है। तो पहले मुझे चढ़ाते थे, जब मैं इस्कॉन में जुड़ा, बोले तुम हरे राम क्यों कहते, नीले राम क्यों नहीं कहते, काले राम क्यों नहीं कहते, पीले राम क्यों नहीं कहते, हरे राम ही क्यों कहते हो, हरे कृष्ण क्यों कहते हो, ऐसे मजाक करते थे, अभी भी करते हैं। उनके साथ में बहुत घंटों घंटों चर्चा करता था उनके धर्म के विषय पे। तो मेरे पास डॉट्स बने हुए थे, डॉट समझते ना आपने, वो
देखा ना छोटे बच्चों को ड्राइंग के लिए जैसे डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 लिखा, आपको केवल जोड़ना होता है, अगर आप उसको जोड़ लेंगे तो एक इमेज निकल आती है। तो कुछ ना कुछ डॉट बने थे मन में, बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर सब कुछ था। केवल इस्कॉन में आने के बाद क्या हुआ, वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, सब चीजें उभर के आ गई, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले, तो भाई मुझे प्राप्त हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो भाई देख लो, मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, इज ऑलरेडी मैरिड नाउ, उनका एक बेबी भी है, बेबी मतलब बड़ा हो गया, मतलब ही लिव्स इन पुणे, और वो कोई आईटी कंपनी में अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, एंड ही इज ऑल्सो बंगाली। तो वो 1 साल ड्रॉप लिया था, और मैं फर्स्ट ईयर में इस्कॉन के संपर्क में आया था। तो जब मैं संपर्क में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप सबको बताते ही हैं। तो मैं जब अपने होम टाउन में आया, और मेरे कॉलोनी के मेरा 1 साल का जूनियर, उसको मैं कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उसके साथ में गया था। तो ये मेरा दोस्त जो मेरा साथी था, लेकिन उसने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो 1 साल वो पीछे हो गया, तो वो 1 साल वो भी ज्वाइन करने के लिए आया कॉलेज। तो मैंने कहा यार दोस्त मिल गया पुराना, कुछ बताता हूँ उसको। तो अब मैं उसको थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान देने लग गया कि भाई मैं इस्कॉन में गया, ऐसे मैंने सीखा, ऐसे करके। उसने सबसे पहला आंसर मुझे पता क्या दिया, बोला भाई मार्केटिंग मत कर यहाँ पे, अपनी अपनी मार्केटिंग वहां माता की मत कर। मतलब वो इतना, मतलब वो, तुम गए ना उसने सौरभ कृष्ण के घर पे, तो इस तरीके से वो उसने मेरे को यही आंसर दिया कि भाई ये मेरे को अपने उसमें लेने की कोशिश मत कर। मैंने कहा ठीक है भाई, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। 6 महीने के बाद जब मैं अपने होम टाउन में वापस गया, तो हमारे घर के पास में से एक यूथ सेंटर था। तो मैं नया नया पहली बार उस यूथ सेंटर में जा रहा था। तो मैं जब यूथ सेंटर में गया, तो वही मेरा दोस्त सबसे आगे बैठ करके कीर्तन कर रहा है। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे तो ही टुक इट वेरी सीरियसली, और सही समय पे उसको उसी के कॉलेज में कोई एक प्रोफेसर जो हमारे डिवोटी हैं वो मिल गए, और उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया। देखो मैं कन्विंस, मेरे को तो उसने यही बोल के भगाया था, तो अपनी यहाँ मार्केटिंग मत कर, अपनी यही वर्ड उसने बोला था, तो उनका एजेंट बन के मत आ। 6 महीने के बाद में he also took it very seriously, and now we have a wonderful friendship। हमारा यद्यपि हमारा आश्रम अलग है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, वो गृहस्थ है, लेकिन वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं आध्यात्मिक विज्ञान में, जो कि हमारे क्या बोलते हैं, अनसुलझे पहलुओं को एड्रेस कर सकते हैं। तो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना डिस्कस किए, ये हमें फुल स्टॉप नहीं लगा देना चाहिए, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एक और चीज होती है, लोग परसेप्शन से बहुत जीते हैं। आपका एक फ्रेंड था कोई, लास्ट टाइम आया था ना ओम के साथ में, थोड़ा नाराज हो गया वो हमारी लाइफस्टाइल देख करके, आया क्या वो है? नहीं मुझे पता नहीं, तुम नहीं बता रहे थे कि आप लोग का फ्रेंड एक बार टेंपल में आया था, तो वो बेचारा नाराज हो गया, बोला ये साधु लोग कैसा जीवन जीते हैं, एप्पल का लैपटॉप रखते हैं, एप्पल का मोबाइल रखते हैं, बड़ी कार में घूमते हैं, वो नाराज हो गया वो, है ना। तो मैंने ओम तुमको क्या बोला, अगर उसके मन में सच में जिज्ञासा है तो आओ ना, अपन बैठ के बातचीत करेंगे। भाई परसेप्शन बना करके अपने दरवाजे बंद करना नहीं चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है। कि भाई साधु लोग तो ऐसे एसी में बैठे हैं, मजे से जी रहे हैं, कोई भी बोल करके कंक्लूजन निकाल सकता है, क्या आपकी साधना है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं साधु मतलब दुबला पतला सा होना चाहिए, फटा सा कपड़ा होना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, भीख मांग के खाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस साधु से सुनने आप जाएंगे? अब उस साधु से सुनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे? अगर कोई साधु पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान देगा तो कितने लोग सुनने जाएंगे उसको? कोई नहीं जाएगा।
तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप फ्लाइट में क्यों घूमते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग इतनी स्पीड में नरक की ओर जा रहे हो, तो तुमको ओवरटेक करने की मुझे फ्लाइट में जाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप रोल्स रॉयस इतनी बड़ी बड़ी कारों में क्यों घूमते हैं? तो प्रभुपाद कहते देखो ऐसा है कि ये तो मेरी कृपा है आप लोगों के ऊपर कि मैं आपके एल्यूमिनियम के डब्बे में बैठता हूँ। भगवान के भक्तों को तो सोने के रथ पे बिठाना चाहिए, मैं तो फिर भी एल्यूमिनियम में बैठ रहा हूँ। तो हमें ये देख करके जज नहीं करना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो आप, हमारी लाइफस्टाइल क्या, हमने नीचे सोते हैं। ये बच्चे जब यहाँ पे आके रहते हैं यूथ सेंटर में, तो इनके माता पिता जब आके बोलते हैं यहाँ बेड नहीं है क्या, पहला क्वेश्चन माता पिता का ये होता है बेड नहीं है क्या? वैसे चटाई पे सोते हैं, गर्मी के सीजन तो वो भी नहीं बिछाते, तो डायरेक्ट सोने पड़ जाते हैं हम लोग। हम भाई लाइफ लाइफ में सुख क्या है? सुबह उठ आराम से, जो सुबह वाली नींद होती है वो सबसे मजे की नींद होती है, हम लोग सबसे पहले वही त्यागते हैं। 4 बजे उठना कोई मजाक है क्या? मैं जब पहली बार हमारे घर के पास यूथ सेंटर में गया था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो उनके टाइम टेबल में लिखा था मॉर्निंग वेकअप टाइम 4 AM। मैंने कहा जिंदगी में नहीं हो सकता मुझसे, ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन था, ये हो ही नहीं सकता, सब कर लूंगा, यह नहीं होगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधु लोग बहुत आराम से जी रहे तो कोई तपस्या नहीं कर रहे, नहीं हम तपस्या कर रहे हैं, हाँ एनकरेज भी करते तपस्या के लिए, लेकिन हमारा तपस्या का तरीका आज के समय से रेलेवेंट है। प्रभुपाद जी ने हमें 4 प्रकार की तपस्या दी है, वो करने में तो हमारे प्राण छूट जाते हैं। मांसाहार नहीं, बंगाली और उड़िया लोगों से बोल दो कितना कठिन है ना। देखो ये आध्यात्मिक जीवन की पहला पायदान है, नो मीट ईटिंग। हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नशा नहीं करते, ठीक है भाई ये क्या कहते हैं बोतलें नहीं खोलते हैं। कल एक लड़के को मैंने दी, वो सफाई कर रहा था, तो हमारी बोतल थी तो बेचारा खोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा किस तरह के कॉलेज स्टूडेंट है, तुमसे बोतलें नहीं खोल रही है? एक स्टोरी सुनाता हूँ, समय हो गया है। प्रसाद आ गया, वेरी गुड, ठीक है। एक बार की बात है, ये बहुत फेमस स्टोरी है, प्रभुपाद जी सुनाते थे कि एक नाव में 4 प्रकार के प्रोफेशन के लोग जा रहे थे, है ना। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जा रहा था, एक बिजनेसमैन जा रहा था, एक पॉलिटिशियन जा रहा था, और एक बेचारा नाव चलाने वाला नाविक। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नाविक से पूछता है क्या तुम नाव चला रहे हो, कितना कमा लेते हो? अगर ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाएगा तो हमको भी 8-10 लाख रुपए तो साल का वैसे ही मिल जाएगा, थोड़ा कोडिंग ही तो करना है। तुम्हें कोडिंग आती है क्या? बोले भाई मेरे को ये सब नहीं आती है, हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो नाव चलाते हैं। तो बोले तुम्हारा 25% लाइफ वेस्टेड, तुमने कोडिंग नहीं सीखी जीवन में, तुम्हारा 25% लाइफ वेस्टेड। बिजनेसमैन बोला तुमको बिजनेस करना आता है क्या, पैसा इन्वेस्ट करना आता है क्या? तो अलग अलग बातें, बोले पैसा बनाना बहुत सरल है, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, 100 प्रकार की स्कीम बता दी। तो बोले नहीं आता, मैं तो गरीब केवल नाव चलाता हूँ। बोले यार 50% लाइफ इज वेस्टेड। पॉलिटिशियन बोलता है अरे भाई तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, बहुत कमाई है, और ऐसे दबदबा रहेगा और ऐसा रहेगा और वैसा रहेगा। तो गांव का आदमी अरे भैया मैं तो नाव चलाता हूँ, ये सब मेरे से नहीं होता है। मतलब 75%, 75% लाइफ वेस्टेड। अब थोड़ी बार तूफान आया और नाव गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। अब नाविक सबसे पूछता है क्यों भाइयों, आपको तैरना आता है क्या? आप सबकी 100% लाइफ वेस्टेड। तो वही मेरा, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक ही चीज बताता हूँ कि भाई आप कॉलेज में आए हो, है ना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, जाते घूमते फिरते हो पार्टी वार्टी में, हैं? नहीं जानते, नहीं जाते, 25% कॉलेज लाइफ वेस्टेड।
50% कॉलेज लाइफ वेस्टेड। गर्लफ्रेंड ओयो 75% कॉलेज लाइफ वेस्टेड। हरे कृष्णा नहीं, 100% कॉलेज लाइफ वेस्टेड। समझ रहे? अगर युवा अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, तो युवा अवस्था वेस्टेड है। ये सही समय है उसको एक्सेप्ट कर लेने का। हरे कृष्णा। समय हो गया। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न संक्षिप्त? हाँ, अहंकार को सीमा में कैसे रखें? प्रैक्टिकल आंसर चाहिए? सच में आंसर चाहते हो? जो पतंग होती है ना, वो पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है। अगर पतंग ये सोचे कि मुझे किसी डोर से बंधने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? कहीं भी चली जाएगी, गिर जाएगी। पतंग तब तक ही आसमान में उड़ती है जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। तो व्यक्ति तब तक ही सभी प्रकार के गुणों से समृद्ध होता है जब तक वो किसी के मार्गदर्शन में और नियंत्रण में होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में पहला पायदान ये है कि किसी के मार्गदर्शन में और नियंत्रण में रहना, तब ये सारे गुण अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हारा अहंकार भी होगा, तुम्हें कोई पॉइंट आउट कर देगा, भाई क्या है का अहंकार, तुमसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। आज की डेट में आज की जो जनरेशन है वो चाहती है इंडिपेंडेंस, कि हमको किसी के सामने सर अंडर नहीं करना है। जब तक आप सर अंडर नहीं करेंगे तब तक आप गुणी नहीं बन सकते, वह महान नहीं बन सकते। कोई प्लेयर अगर बोले मैं कोच, मुझे कोच की जरूरत नहीं है, तो कभी नहीं जीत सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। तो कोई भी प्रोफेशन में, भाई अच्छा डॉक्टर कौन बनता है? किसी अच्छे प्रोफेसर और डॉक्टर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ज्यादा अनुग्रह होता है ना, तो सारे सीक्रेट्स उसको बता देता है, सारे बारीक पॉइंट बता देता है, जो किताब से, यूट्यूब से और खुद के एनालिसिस से भी नहीं आता, सालों साल लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप नहीं रहेंगे, तो ये जो बेसिक गुण है कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन के पॉलिटिकल साइंस में भी, अब जानते हैं मोदी जी सफल क्यों है? स्पिरिचुअल था ही, उनको विशेष अनुग्रह प्राप्त है। जैसे मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ट्रेन किया है, बहुत सारे टेक्टिक्स सिखाए, बहुत सारी पॉलिटिक्स सिखाई है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अच्छा एक्टर, अच्छा क्रिकेट प्लेयर, अच्छा सिंगर, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है कि भाई यहाँ पे इस नोट का ध्यान रखना है, ये बारीक चीज है, और अपने सीक्रेट्स बता देता है गुरु प्रसन्न होकर के, उस प्रकार का शिष्य उन्नत बनता है, उत्तम बनता है। हम लोग सोचते हैं केवल यूट्यूब में हम ज्ञान प्राप्त कर लें, किताब से ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वहां से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पुस्तका प्रत्याधितम नाधितम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न शोभते जार गर्भ एवं स्त्रिया। जैसे चरित्रवान स्त्रियों के बीच में अचरित्रवान स्त्रियां शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार से गुरु से प्राप्त ज्ञानी लोग होते हैं, उनके सभा में किताब से पढ़े हुए ज्ञानी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। ये चाणक्य पंडित के श्लोक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको कि अगर आपको वास्तव में कुछ अच्छे गुणों को डेवलप करना है, तो आपको एक प्रामाणिक मेंटर की आवश्यकता है, जो आपको नियंत्रण में रखे, जो आपकी डोर आप संभाले और आपको हवा में उड़ने दे। ठीक है? और ज्यादा उड़े तो? और कोई प्रश्न किसी के मन में?
संगात संजायते कामः, जैसा संग वैसा रंग। आप ऐसे लोगों का संग ही करते हैं कि जो वेब सीरीज को ही फोकस देते हैं, तो इसलिए वो रंग चढ़ जाता है। इधर आइए बीच बीच में। तो आपको अब आप बताओ, 1 घंटे का जो हमारा डिस्कशन है वो ज्यादा एनरिचमेंट देता है या 3 घंटे की वेब सीरीज? तो क्वालिटी तो वैसे आपको संग करने से क्या होता है, डिजायर जागती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि सुबह उठना कठिन है, हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे वो वैभव जी उठो 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 उठो, पूरा 4:30 बजे तक तो हमारा पूरा कोई बिस्तर पर नहीं रह सकता। और वही चीज अगर आपको हॉस्टल में बोले सुबह 4 बजे उठ के आ जाओ, अगर हॉस्टल में कोई सुबह 6 बजे उठ जाए तो उसको महात्मा बोलेंगे, वही महात्मा है। और अगर हमारे मंदिर में कोई 6 बजे उठ जाए, बोलेंगे भैया ये तो कितना पतित है। तो जैसा संग वैसा रंग। अगर लाइफ को बैलेंस करना भी है तो हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जो बैलेंस कर रहे हैं या एटलीस्ट बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ। कितना खर्चा लगता है तुम्हारा हॉस्टल में? कितने महीने का? 12 से डिवाइड करो 1 लाख को है 8,000। हम तो यहाँ 7,000 रुपये लेते हैं, रहना खाना भी, एसी भी है, बस बेड नहीं है। हाँ लेकिन सुबह में उठा देंगे, जब कराएंगे, गीता पढ़ाएंगे। रह रहे हैं बच्चे, पूछ लो। आपका फर्स्ट ईयर है ना? उज्जवल भी तो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, स्वागत है। तो वी हैव दिस फैसिलिटी। आर्यन भी तो फर्स्ट ईयर में। यस। मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग ऑनलाइन में रीडिंग सेशन चलाते हैं रात को। हाँ? अच्छा, गीता सेशन। ओह अच्छा, आप अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, प्रश्न क्या है? बहुत सिंपल है। आप कभी कभी यहाँ आके साथ में जपिए, कम हेयर समटाइम्स। साथ में जब जब जप करते हैं ना, जब हम लोग सब लोग सुबह में, हम लोग कितने बजे से हमारा जप सेशन होता है? 5:30 से लेकर 7 o'clock तक हम लोग बैठ के सब लोग साथ में जप करते हैं। तो साथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अकेले, आजकल क्या है कलयुग में, ऐसे बोलते हैं संग शक्ति कलौ युगे। कलयुग में अकेले में शक्ति नहीं है, संग में शक्ति, इसलिए सारे काम संग में होते हैं। अब आप अकेले खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? आईटीआर में। आप आईटीआर के सामने गेट पे खड़े हो गए, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, आप अकेले करो जाकर, उठा के मार देंगे, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे कि, है ना? लेकिन आप 100 आदमी लेके जाओ, आपकी सुनी जाएगी। तो इसी प्रकार से जब आप संग में कुछ करते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू, बहुत क्या कहते हैं, बल मिलता है। क्योंकि है ना, एकाकी अमर नहीं पाए बल, अकेले हमको बल नहीं मिलता है। तो एक तरीका तो ये है कि जब भी आप, अगर कभी कभी एटलीस्ट यू कैन कम हियर एंड चैंट विद द डिवोटीज। और दूसरा तरीका है थोड़ा सा लाउड जप करें। अब प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्टल रूम में आप लाउड जप करेंगे, बाजू वाला पागल हो गया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अच्छे से करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरीके से आपको बोलना, मुंह से थोड़ा सा बोलता है। और दूसरी बात है, अच्छी चीज है, आपको पता चल रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी के पीछे बाइक पे बैठे हैं और एक प्लाईवुड लेकर के आप चल रहे हैं, मतलब आप पीछे बैठे हैं और प्लाईवुड पकड़ा है, बाइक चला रहा है आपका दोस्त, आपको एयर ड्रैग फील होगा, प्रेशर फील होगा। क्यों फील हो रहा है? आप हवा को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आपको, आप रेजिस्ट ही नहीं करेंगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रेशर है। आप पहली बार माइंड को कंट्रोल करना शुरू किए कई जन्मों में, इसलिए आपको पता चला कि माइंड कितना ऑब्स्टिनेट है, कितना चंचल है। चंचल भी मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म। तो आपको पता चल रहा है अच्छी बात है कि बुरी बात है?
डिजीज नोन इज हाफ क्योर्ड। भाई एटलीस्ट आपको पता चला कि आपके माइंड चंचल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय चाय पीने का आदी होता है, उसको बोला भाई चाय छोड़ दो, क्या बोलेगा? अरे मैं तो कभी भी छोड़ दूं, चाय में क्या है, तो छोड़ दो। नहीं अरे चाय तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूं। आप उसको कितनी बार भी बोलोगे, हर बार वो आर्गुमेंट क्या देगा? अरे चाय भी क्या, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूं ना, जब बोलोगे छोड़। हम तो बोल रहे छोड़। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एडिक्शन है। इसका वो जब जितनी बार वो बोल रहा है कि मैं तो छोड़ सकता हूं, वो जिद्दी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? एडिक्शन है, पर वो मान नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से माइंड अनकंट्रोल्ड है। आप किसी को बोलो तो बोले अरे माइंड कंट्रोल करने में मेरा मन में, मेरा नियंत्रण में है। अरे जब वो नियंत्रण एक्चुअली में करने का प्रयास करेगा ना, तब पता चलेगा भैया माइंड, बड़े बड़े योगी लोग हजारों हजारों साल तप करने के बाद भी ये क्लेम नहीं करते कि मेरा मन नियंत्रण में है, और यहाँ बैठ के आदमी रील चला रहा है, बोला अरे मेरा मन तो मेरे नियंत्रण में है। बताओ यार ये कौन सी बात है? तो एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि मन चंचल है। दैट मीन्स इट्स अ बिगिनिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। ठीक है? यस। और कुछ? इंटॉक्सिकेशन क्यों मना करते हैं? क्योंकि आप आपके कंट्रोल में नहीं रहते। भाई इंटॉक्सिकेशन आपको कौन सा फायदा हो रहा है? आप अपने ऊपर भी क्रुएलिटी क्रुएलिटी कर रहे हैं ना। अच्छा दूसरी बात है, जो आपका ये शरीर है, क्या आपकी संपत्ति है? जो आपका शरीर है, क्या ये आपकी संपत्ति है? इस शरीर को इतना तंदुरुस्त बनाने में कितने लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है? आपके माता पिता ने सेक्रीफाइस दिया, आपके पीढ़ियों पर पीढ़ियों ने मेहनत करी है। समाज में कितने लोग परिश्रम कर रहे हैं, वो किसान बेचारा अनाज उगा रहा है तो आप तक पहुंच रहा है, उस स्वीपर बेचारा सफाई करता है। हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है आपको यहां तक लाने में। ये शरीर केवल आपकी संपत्ति है, ये सब में सबका भागीदार इसमें है, और आप उसको निपटाने में लगे हुए हैं ये सोच करके मेरी संपत्ति है। भाई दूसरे की संपत्ति को नाश करना क्राइम है कि नहीं है? यही हमारा मिस धारणा कि सब मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चलाना चाहूंगा। नहीं, आपकी संपत्ति नहीं है। इससे बहुत सारा अवदान, आपका तो अवदान प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। शरीर बनने में आपका क्या योगदान है? समझ रहे हैं? तो हमारा, हम ओनर नहीं है उसके, हम केवल टेनेंट हैं, किराए से रहते हैं। अब इस मकान में हम किराए से रहते हैं, कल हम यहाँ बम बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? गलत है ना। हम कल तोड़ फोड़ शुरू कर दे, दीवारें तोड़ने लग जाएं, मकान वाले क्या करेगा? भाई तो तुम किराए से रह रहे हो। तो उसी तरीके से जीवात्मा शरीर के अंदर किराए से रह रही है। तो किराए के मकान में हम रह रहे हैं और उसको निपटाने में लगे हुए हैं, और फिर बोले गलत क्या है? गलत है कि नहीं? तो दूसरे के मकान को निपटाना, मांसाहार दूसरे के मकान को निपटाना, और इंटॉक्सिकेशन खुद जिस मकान में किराए से रह रहे हैं उसको निपटाना, तो दोनों ही तो क्राइम है। ये बात ठीक है। तो समय हो गया है। आप लोग के कीमती समय के लिए धन्यवाद। प्रसाद रेडी है, तो हम लोग 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, है ना? कहाँ है हमारा मृदंगा प्लेयर? बंद कर दो।